वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 22 सितंबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में कैश डोनेशंस को लेकर लिमिट्स लगाए जाने को लेकर जो बातें कही उसके बारे में है। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से सजेशन आया है। सजेशन कुछ ऐसा है कि हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बदलाव करना चाहिए जो 1950 का है, ताकि हम जो कैंडिडेट्स या पार्टीज को डोनेशंस वगैरह मिलते हैं कैश के फॉर्म में, उसमें ट्रांसपेरेंसी ला सकें और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। तो ध्यान दीजिएगा, अभी महज एक सजेशन है, सजेशन को जानते रहिए, ये आपके मीन्स में काम आ जाएगा। कई बार आपको सजेशंस वगैरह देने पड़ते हैं। सजेशन ये है कि जो भी डोनेशन 2000 से ज़्यादा के अमाउंट में दिया जाता है कैश के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, वैसे सभी डोनेशन जो 2000 के ऊपर के अमाउंट में दिए जा रहे हैं उनको रिपोर्ट किया जाए और कोशिश ये की जाए कि उनमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जाए। जो करंट रूल्स हैं उसमें यह बताया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी उन सभी डोनेशंस की डिटेल्स को डिस्क्लोज करेंगे जो 20,000 से ज्यादा के फॉर्म में आ रहे हैं, और इस संबंध में उन्हें कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सौंपनी होती है। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 2000 के ऊपर का जो भी डोनेशन आपको मिल रहा है आप उसकी डिटेल्स शेयर करिए। बात कैश डोनेशन की है तो यह कहा जा रहा है कि जो भी डोनेशन किसी एक पार्टी को मिल रहा है, ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं, उसमें 20 करोड़ या फिर 20% ऑफ टोटल डोनेशन, इससे ज्यादा कैश नहीं होना चाहिए, चाहे जो हो जाए। आप इस लिमिट पे उसको रोको ताकि कैश में डोनेशंस को रोका जा सके, क्योंकि कैश के डोनेशंस के रिकॉर्ड को क्रॉस चेक कर पाना मुश्किल होता है, ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। यह कहा गया कि मान लीजिए कोई भी डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जा रहा है तो वो या तो ऑनलाइन फॉर्म में किया जाए, कोई भी ट्रांजैक्शन जो हो रहा है या वो ऑनलाइन फॉर्म में हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन के फॉर्म में हो, या फिर पे चेक ट्रांसफर के तौर पर हो, सिंगल एंटिटी या पर्सन को अगर कोई भी पेमेंट 2000 के ऊपर की हो रही है तो। यह कहा गया है फर्दर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जाए। जो भी व्यक्ति इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है वो अपने सारे खर्चों के लिए जो पैसे का फ्लो है वो उसी अकाउंट से मेंटेन करे और उसकी डिटेल इलेक्शन एक्सपेंडिचर के तौर पर शेयर करे। अभी क्या होता है, अभी इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शंस का हिस्सा तो है कि जो भी आप खर्चा इलेक्शंस के दौरान करते हो उसके लिए एक सेपरेट बैंक अकाउंट हो, लेकिन इसे फॉलो नहीं किया जाता। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इसे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में डाल दिया जाए ताकि इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जा सके। इसके अलावा यह भी इंश्योर किया जाए कि फॉरेन डोनेशंस क्रीप ना करें पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग में। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के प्रावधान हैं उनको फॉलो किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसका काम है यूनियन और स्टेट में जो भी इलेक्शंस होते हैं उनको एडमिनिस्टर करना, पूरे प्रोसेस को देखना। ये जो इलेक्शंस करवाते हैं उनमें शामिल हैं लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस, पैरेलली ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाने की जिम्मेदारी भी रखते हैं। ओरिजिनली कमीशन में केवल एक ही मेंबर हुआ करते थे, सिंगल मेंबर बॉडी थी। 1989 में एक संशोधन अमेंडमेंट किया गया, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट, 2 और मेंबर्स को इसमें जोड़ दिया गया, तो ये बन गई एक मल्टी मेंबर बॉडी। वो 2 कमिश्नर्स बिल्कुल वैसे ही इक्विवेलेंट पावर रखते हैं जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास होती है। हालांकि उनके रिमूवल को लेकर जो रिकमेंडेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देते हैं, तो वहां पर वो थोड़ा सबऑर्डिनेट सिचुएशन में चले जाते हैं। तो अब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इस बॉडी में। एक प्रश्न देखिए 2017 में आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। पहला स्टेटमेंट ये है कि ये 5 मेंबर बॉडी है। दूसरा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इलेक्शन शेड्यूल डिसाइड करते हैं, कंडक्ट वगैरह जो जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो उसके लिए। और तीसरा है कि इलेक्शन कमीशन डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करता है अगर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी के स्प्लिट या मर्जर की बात आ जाए तो पहले दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट, मतलब इनफैक्ट करेक्ट हैं, और ये जो तीसरा स्टेटमेंट है केवल यही करेक्ट है, तो डी हमारा आंसर निकलता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ई सिम टेक्नोलॉजी के बारे में है। आपने अपने फोन में सिम जरूर लगाया होगा और आपकी पूरी कोशिश तो ये रहती है कि आप जो फोन लें उसमें 2 सिम लग जाएं, लेकिन अभी ऐसा हो सकता है कि आपके फोन में 2 सिम या 1 सिम तो लगे, लेकिन आपको उसके लिए एक फिजिकल सिम उसमें इंसर्ट ना करना पड़े। ई सिम यानी कि एम्बेडेड सिम, ये बहुत ही जल्दी मेन स्ट्रीम में आने वाला है, क्योंकि स्मार्ट वॉचेस और स्मार्टफोन्स में
इसे इनकॉर्पोरेट करने की बात चल रही है बहुत ही तेजी से। ई सिम का मतलब है एम्बेडेड सिम। मतलब ये जो सिम है ये आपके स्मार्टफोन में या स्मार्ट वॉच में ऑलरेडी एम्बेडेड रहेगा। जो आईफोन यूजर्स हैं वो हो सकता है इसके बारे में जानते हों, और बाकी कुछ और फोन्स हैं जिनमें एम्बेडेड सिम अभी भी यूज होता है, उसकी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। होता क्या है कि इसमें जो सिम कार्ड की चिप होती है उसे आपके फोन या फिर स्मार्ट वॉच के मदरबोर्ड में पहले ही एम्बेड कर दिया जाता है। आपको अलग से नहीं लगाना पड़ेगा, वो पहले से ही उसमें एम्बेड रहेगा, आपके फोन के साथ ही आएगा। फिजिकल सिम की बात करते हैं तो उसका प्रचलन मोबाइल फोन्स के साथ ही शुरू हुआ। ई सिम को फॉर द फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश किया गया 2012 में। इसका वैसे तो बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल है, लेकिन फिजिकल सिम की जो ईज है इस्तेमाल करने को लेकर, उसकी वजह से वो आज भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली प्रचलन में है। ई सिम आपके फोन में एम्बेडेड होता है, आपको बस उसे एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने का प्रोसीजर होता है, आपको कुछ कीवर्ड मैसेजेस करने होते हैं, कुछ कोड्स आएंगे जो आप मोबाइल में इंसर्ट करोगे, और आपका जो सिम है वो जिस भी ऑपरेटर के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो कनेक्ट होकर ऑपरेट होने लग जाता है। ई सिम के कुछ फायदे हैं, जैसे कि आपको बार बार किसी टेलीकॉम स्टोर या सर्विस सेंटर पर विजिट नहीं करना पड़ेगा। आप कोई दूसरा सिम चाहते हो तो किसी जगह पे जाओ, सिम खरीदो, फिर लाके उसमें इंसर्ट करो, उसको ओपन करवाओ, ये सब लफड़ा नहीं है। आप ऑनलाइन कुछ जो प्रोसीजर्स होते हैं ई सिम या एम्बेडेड सिम ओपन करने के, वो फॉलो करो और वो एक्टिव हो जाएगा। सिक्योरिटी फीचर ये है कि कई बार किसी का फोन चोरी हो जाता है तो सिम निकाल के इलीगल एक्टिविटी में यूज हो रहा है, तो सिम निकलेगा ही नहीं, तो इलीगल एक्टिविटी में यूज कैसे होगा। तो मामला वही है कि फिजिकल सिम कुछ ऐसा होता नहीं है कि कोई निकाल के यूज कर ले। इसका एक फायदा और ये है कि जैसे सिम लगाने के लिए एक स्लॉट दिया होता है, तो उस स्लॉट में आप सिम इंसर्ट करते हो, निकालते हो, तो एक एडिशनल ओपनिंग होती है, उससे डस्ट जा सकता है, पानी जा सकता है, फोन ज़्यादा वल्नरेबल होगा। फोन जितना पैक्ड होगा उतना सेफ होगा, तो एम्बेडेड सिम होगा तो एक ओपनिंग और कम हो जाएगी। कुछ नुकसान भी हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी आई, आपका फ़ोन टूट गया, गिर गया, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले सिम निकाल लेते हो, दूसरे फ़ोन में लगा के इस्तेमाल करने लग जाते हो। इस सिम में सुविधा नहीं मिलेगी, फ़ोन खराब हुआ तो फिर नंबर बंद, दिक्कत। इसके अलावा कई सारे ऐसे देश हैं जहां पे अभी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो ई सिम सपोर्ट नहीं करती, तो वो इसका इस्तेमाल अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो मामला ई सिम टेक्नोलॉजी का हुआ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के बारे में है। इंडिया अभी इसकी प्रेसिडेंसी अवेल कर रहा है, और अभी इंडिया की प्रेसिडेंसी को 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि AIBD ये एब्रीविएशन है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का। इसे 1977 में इस्टेब्लिश किया गया यूनेस्को के एम्बिट में। यूनिक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम, देखिए वैसे ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक, आप इसको शॉर्ट में कह सकते हो UN स्केप, उन सभी देशों में काम करता है जहां पे UN स्केप अपनी सर्विसेज देता है। कोशिश ये करता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो डेवलपमेंट है उन कंट्रीज में अच्छे तरीके से हो। तो AIBD के पास जिम्मेदारी है कि वो वाइब्रेंट और कोहेसिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एनवायरनमेंट तैयार करें एशिया पैसिफिक रीजन में, जिसमें मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स, इनके डेवलपमेंट शामिल होते हैं। ये एक विंडो देते हैं रीजनल पॉलिसी मेकर्स को कि वो बाकी रीजन में जिस तरीके से काम हो रहा है उनके साथ कोऑपरेट करके उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो कर सकें। ये इंटर रीजनल लिंक्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो मीडिया के सेक्टर में इन्वॉल्व लोग हैं वो आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। इसका सेक्रेटेरिएट है कोलालंपुर में, इसे मलेशिया की सरकार होस्ट करती है। AIBD में वर्तमान में 26 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, 43 ऑर्गेनाइजेशंस और 52 एफिलिएट मेंबर्स इसमें शामिल हैं। UN स्केप की बात करते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि UNESC, इसके 5 रीजनल कमेटीज हैं और उनमें से एक रीजनल कमेटी है UN स्केप। तो UN स्केप यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की एक रीजनल कमेटी है 5 में से। इसे बनाया गया था ताकि एशिया और पैसिफिक या एशिया और फार ईस्ट जो रीजन है वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा सके और इकोनॉमिक रिलेशंस इस रीजन में जो भी देश शामिल है उनमें बढ़ोतरी हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के बारे में है। दुनिया की पहली ग्लोबल रजिस्ट्री फॉसिल फ्यूल्स की तैयार की गई है। रजिस्ट्री समझते हो आप? एक रजिस्टर समझ लो, उस रजिस्टर में जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन हो, डेटा हो। अगर ऐसी कोई ऑनलाइन रजिस्ट्री तैयार कर दी जाए तो मतलब उसमें भी डेटा या इन्फॉर्मेशन होगा जैसे एक फिजिकल रजिस्टर में होता है। अब ये रजिस्ट्री है तो मतलब इसमें इन्फॉर्मेशन होगी, डेटा होगा। किस चीज़ की रजिस्ट्री है? फॉसिल फ्यूल्स की है। तो दुनिया भर में फॉसिल फ्यूल्स के जहां भी सेंटर्स हैं उनका डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन इस रजिस्ट्री को तैयार किसने किया? 2 एंटिटीज इन्वॉल्व थी, एक है कार्बन ट्रैकर और दूसरा है द ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। जो कार्बन ट्रैकर है ये लंदन बेस्ड नॉट फॉर प्रॉफिट थिंक टैंक है, और जो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर है ये सैन फ्रांसिस्को बेस्ड NGO है। ये इस प्रकार का पहला डेटाबेस है। दुनिया भर में कहाँ फॉसिल फ्यूल का प्रोडक्शन कितना हो रहा है,
कितना रिजर्व है और उससे कितना एमिशन होता है, इसकी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी। रिसर्चर्स को इससे बड़ा फायदा होने वाला है क्योंकि इतना बढ़िया इकट्ठा डेटा कहीं मिलता नहीं था। क्या जानकारी निकली है इस डेटा से? 50,000 ऑयल, गैस और कोल फील्ड्स हैं जो 89 कंट्रीज में लोकेटेड हैं एज पर दिस डेटा। 75% ग्लोबल रिजर्व ये कवर करते हैं। प्रोडक्शन और एमिशन में भी इनका इतना कंट्रीब्यूशन है। ये रजिस्ट्री भी पब्लिक यूज के लिए अवेलेबल है। ये रिजर्व जो है ये 3.5 ट्रिलियन टन ग्रीन हाउस गैस जनरेट कर सकता है, और अगर इतना ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो जाए तो ये पूरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हुआ है ना, उससे कहीं ज्यादा होगा। ये जो 50,000 फील्ड्स हैं, इनके पास बहुत पोटेंशियल है एमिशन करने का। लेकिन इसमें एक और है जो सऊदी अरेबिया में लोकेटेड है, घावर ऑयल फील्ड, वो सबसे ज्यादा पोटेंट है, जो 525 मिलियन टन का एमिशन हर साल करता है, तो वो सबसे ज्यादा पोटेंट एमिटर बन जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी नॉर्म्स के बारे में है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट जो है, उसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज के प्रावधान किए गए हैं। उसमें हाल फिलहाल में कुछ संशोधन किए गए हैं, उनके नॉर्म्स में कुछ बदलाव किया गया है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी बच्चा डिप्राइव्ड है, उसे एक्सप्लॉइट किया गया, परेशान किया गया, तो उसके रिहेबिलिटेशन को लेकर कुछ एंटिटीज शामिल की जाती हैं। जैसे कि कई सारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, CCIs या फिर NGOs, इनकी मदद ली जाती है जो उन बच्चों को रिहेबिलिटेट करते हैं। और किसी ने अगर बच्चों के केयर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं फॉलो किया, उसे ब्रीच किया, तो ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उन्हें पनिश भी करती हैं। उनके पास इस तरीके के अधिकार होते हैं। तो ये बात साफ है कि चाइल्ड केयर कमेटीज या फिर NGOs जो इन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी लेते हैं, उन्हें इस कमेटी से दूर रखना होगा, क्योंकि अगर वो इस कमेटी का हिस्सा बन गए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन आ जाएगी। इसी चीज को इंश्योर करने का प्रयास किया गया है अंडर दीज नॉर्म्स, जिसमें यह बोला गया है कि कोई भी ऐसी संस्था जो फॉरेन फंड गैदर करती है, उसका जो चेयरपर्सन है या मेंबर है, वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकता। फर्दर ये भी कहा गया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 को इंप्लीमेंट कर रहा है किसी भी NGO में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो CWC का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि आप गलती करोगे तो CWC उसको देखेगा ना, पनिश करेगा, और आप ही उसके मेंबर हो तब तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका कोई भी फैमिली मेंबर या क्लोज रिलेशन में रहने वाला व्यक्ति किसी ऐसे NGO के साथ काम कर रहा है जो बच्चों की देखभाल में शामिल है, तो वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में नहीं जा सकता। कोई भी ऐसा पर्सन जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन रन करता है, वो बोर्ड का मेंबर है या NGO का ट्रस्टी है, वो भी CWC का मेंबर नहीं बन सकता। रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स को भी ओमिट कर दिया गया है CWC की मेंबरशिप के अपॉइंटमेंट को लेकर। तो ये तो आपने समझ लिया कि कुछ लोगों को बिल्कुल बाहर कर दिया गया है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की संभावना थी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के एम्बिट में। ये नेसेसरी डायरेक्शन देते हैं उन सभी बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए जिन्हें एब्यूज, एक्सप्लॉइट, एबंडन या ऑफन कर दिया गया हो। फर्दर ये इंक्वायरी भी करते हैं अगर बच्चों की सेफ्टी या वेलबींग के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, उनका सही से रिहेबिलिटेशन ना किया गया हो। ये ऑर्डर देते हैं कि बच्चों को रिहेबिलिटेट कर दिया जाए, या तो उनकी फैमिली के पास ही, या फिर कोई गार्जियन हो, अडॉप्टर हो, फोस्टर केयर हो, या फिर किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाता है। NGOs की मदद ली जाती है उनकी केयर के लिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, ये एक बेंच की तरह काम करती है। इनके पास कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के एम्बिट में अधिकार बिल्कुल वैसे ही होते हैं जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास होते हैं। हालांकि एक्सपर्ट इस चीज को इस आधार पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, फिर तो ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स के लिए हमारे पास कम ऑप्शंस बचेंगे। बात करते हैं लीगेसी वेस्ट के बारे में। एक बार मैं दिल्ली में ट्रेवल कर रहा था, कुछ दूरी पर मुझे कुछ पहाड़ दिखे, बड़े ही खूबसूरत पहाड़। मैंने तो उन पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने के ख्वाब भी सजा लिए थे, लेकिन नजदीक जाने पर पता चला कि वो कचरों के ढेर हैं। इतने ऊंचे कचरों के ढेर जो पहाड़ जैसे दिख रहे थे, ये देखकर मैं बहुत सरप्राइज हो गया, और इससे मेरी भावनाएं आहत भी हो गई, क्योंकि मेरा ट्रैकिंग करने का जो सपना था वो अधूरा रह गया। अब मुझे किसी और पहाड़ को तलाशना होगा। इन्हें ही कहा जाता है लीगेसी वेस्ट। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने हाल ही में एक रोड मैप तैयार किया है लीगेसी वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर, ताकि गार्बेज फ्री सिटीज का एजेंडा बेटर किया जा सके, सपोर्ट किया जा सके। जो टर्म लीगेसी वेस्ट है, इसे यूं तो किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ये फंडामेंटली उसी प्रकार का वेस्ट होता है जिसे किसी बैरन लैंड पर बहुत लंबे समय से इकट्ठा किया गया हो। ये
एक डेडिकेटेड लैंडफिल जैसा होता है जहां पर खूब सारा कचरा इकट्ठा कर दिया जाता है और ये कचरा कई बार तो पहाड़ नुमा आकृति भी ले लेता है। इस टर्म के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में इस शब्द के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया और ये कहा गया कि हम शहरों को लीगेसी वेस्ट से फ्री करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में तो इसके लिए प्रॉपर डेडलाइन भी सेट की गई। वो सभी शहर जहां की पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम है उन्हें 31 मार्च 2030 तक इन लीगेसी वेस्ट को खत्म करना होगा। वो शहर जहां पर पॉपुलेशन इससे ज्यादा है उन्हें 31 मार्च 2024 तक का समय दिया गया है। लीगेसी वेस्ट को लेकर जो यहां पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट है उन्होंने कुछ 7 पॉइंट का रोड मैप तैयार किया है, जिनमें सबसे पहला तो यह है कि हम सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान बनाएंगे। दूसरा कि जो जमीन हमें मिलेगी उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। हम एक जो लैंड मिली हुई है उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड प्रोटोकॉल तैयार करेंगे, स्टैंडर्ड्स डेवलप करेंगे ताकि उस जमीन का गेनफुल यूज किया जा सके। हम जो रिकवर्ड मटेरियल है उसके मैनेजमेंट को लेकर इंसेंटिवाइज करेंगे। बिल्डिंग कैपेसिटी को बेहतर किया जाएगा अर्बन डिपार्टमेंट के, और सैनिटरी लैंडफिल्स को इंश्योर किया जाएगा सस्टेनेबल ऑपरेशंस के फॉर्म में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कुर्मी कम्युनिटी के बारे में है। कुर्मी कम्युनिटी के लोगों ने कई सारी जगहों पर रेलवे ट्रैक्स को ब्लॉक कर दिया बिकॉज वो चाहते हैं कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पे लिस्ट कर दिया जाए और जो कुरमाली लैंग्वेज जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है उसे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जगह दी जाए। कुर्मी ट्रेडिशनली नॉन एलिट टिलर कास्ट है, लोअर गैंगेटिक प्लेन में रहते हैं, खेती करके अपना जीवन चलाते हैं। सदर्न रीजन जो अवध, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार का हिस्सा है यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन रहती है। बात करते हैं 8th शेड्यूल की, तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेजेस को लिस्ट किया गया है। आर्टिकल 343 और 351 के बीच में जो भी आर्टिकल्स आते हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जिक्र करते हैं। 8th शेड्यूल में वर्तमान में 22 लैंग्वेजेस हैं जिन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। सिंधी को 21st अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1967 में ऐड किया गया। 71st अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जगह मिली 92nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। रिवीजन करेंगे। लीगेसी वेस्ट ये टर्म कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में, ये सही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस ही केवल कंडक्ट करवाता है। उन्हीं की वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाता है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट 1977 में यूनेस्को के ऑस्पिस में स्टैब्लिश हुआ, सही है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, गलत है। ये जिम्मेदारी तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।